साहित्य का होना ये आपकी जिंदगी को एक ऐसे पड़ाव पर ले जाता है जिसमें आप इंसान बनते हैं। एक्चुअली साहित्य क्या है? आपकी, मेरी और उसकी बात ही तो साहित्य है। मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, शोषित की हूँ संदेश दूत, शोषण का मापदंड कह लो, वह पीड़ा की विकल्प कि ज्ञान को संगीत साधना की तरह लेना चाहिए, किसी एक चीज को पुख्ता करके। जैसे संगीत में कहा जाता है, जो एक भाषा में भी कहा जाता है, एक है साधे सब जाए। भैरव का तांडव मुझको काली का खप्पर लाल लाल, मैं विशृंखलता का पात्र लिए पीती हूँ मदिरा लाल लाल। मैं शोषित की हूँ चीतकार, मैं शोषित की हूँ चीतकार, पीड़ित मानवता की पुकार। मैं शोषित की हूँ चीतकार, पीड़ित मानवता की पुकार, मैं चमकीले वैभव पर विष की वर्षा सी फुहार। मैं उल्का हूँ नीले नभ की, मैं उल्का हूँ नीले नभ की, बड़वा नल की हूँ वाल, मैं तड़कन गिरती विद्युत किया महामृत्यु की अमरता। हिंदी से एमए को उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये माना जाता है कि हिंदी तो क्या बोलते हैं, हिंदी में तो जब से सोशल मीडिया आया है तो थोड़ा बच्चों के लिए खलल जिसको कहते हैं हम लोग उनके जीवन में, क्योंकि बच्चे हैं ना, हर नई चीज आकर्षित करती है और जिस चीज में चकाचौंध और चमत्कार हो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक रेडियो वार्ता में कहा था कि ज्ञान का अभूतपूर्व प्रवाह हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। सकती हूँ कि ये संक्रमण काल है और हर संक्रमण काल थोड़ा परेशान करने वाला होता है। धीरे धीरे चीजें स्थिर हो जाती हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका मंतव्य बहुत अच्छा है, जिसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, ये अपने बहुत खूबसूरत परिणाम को शायद आने वाले 2-3 साल बाद प्राप्त करे। समर्पण और शिद्दत के संग कार्य करिए ना, लोग भी मिलते जाते हैं, काम भी होते जाते हैं और यश तो उसके संग आपको मिल ही जाता है। बाद में संतोष आपके पास आ ही जाता है। बेफिक्री भारतेंदु में कमाल की थी। भारतेंदु ने कई विधाओं में लिखा। भारतेंदु उस घराने से आते थे जो अंग्रेजों को भी कर जाते थे। उस अमीर घराने के आदमी थे और वो एक जगह कहते भी हैं, धन को लेकर के इतने बेफिक्र थे कि वो ये कहते थे कि जिस धन ने मेरे पुरखों को खाया मैं उसको खाऊंगा। कहे तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो परिवार था वो डिप्टी मजिस्ट्रेट्स का परिवार था। उनके पिताजी, उनके भाई डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, वो स्वयं थे और एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ प्रभुत मात्रा में जो उन्होंने धर्म, दर्शन और उपन्यास लिखे हैं, ये तो कुछ दैवी ही कृपा हो सकती है। दोनों लोगों ने एक और दोनों की समानता है, दोनों लोगों ने पत्रिकाएं निकाली, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में हाथ आजमाया। दोनों लोगों ने स्त्रियों के लिए कार्य किया। दोनों लोग, उनकी बंग दर्शन निकलती थी पत्रिकाएं, इनकी भारतेंदु चंद्रिका निकलती थी और दोनों लोगों ने भाषा के उन्नयन के लिए काम किया। हे जीवन तुझको नमन, समय की डोर में, पवन की भोर में, मृदु मंथन अगन तुझको नमन। श्वास प्रश्वास पर, नन्ही तपती आस पर, भावों का तर्पण तुझको नमन। ममता की छाव में, अंकुर के पाँव में, पल्लव का स्तवन तुझको नमन। विश्वास पगी धूप को, ढलते उस रूप को, श्रद्धा के विनम्र सुमन तुझको नमन। हाय हेलो नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हमेशा प्रयास करते हैं कि जो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग लोग हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो चाहे साहित्य की कहानियां हो, चाहे अध्यापकों की कहानियां हो, राजनीतिज्ञों की कहानियां हो, आप तक हम पहुंचाते रहें और उस कहानी को सुनकर, देखकर अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी में परिवर्तन ला पाए तो जो हमारा प्रयास है, हमारी बातचीत का प्रयास है, कविशाला के जरिए वो सार्थक हो। इसी श्रृंखला में आज हम हैं अनुराधा तिवारी जी के साथ। अनुराधा जी इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कविशाला में। चूंकि हमारा प्रयास रहता है बातचीत का कि हम जो
एक इंडिविजुअल की कहानी है, इंडिविजुअल की जर्नी है, उस जर्नी को हम लोगों तक पहुंचा पाए, उसके अनछुए हुए फल पल जो लोगों को नहीं पता है, और जो उन व्यक्तित्वों को देखकर अपने जीवन में थोड़ा भी मोटिवेशन ले पाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, या उनसे कुछ सीख पाते हैं। तो हम शुरुआत भी हम आपकी जर्नी से करेंगे, आपकी यात्रा से करेंगे कि आपका एक अध्यापक या अध्यापन में आने से पहले तक की क्या कहानी है। उसके बाद हम आपकी अध्यापन में और साहित्य में चर्चा करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा। अ, देखिए अंकुर जी, सामान्य बच्चों की तरह मेरी भी जिंदगी वैसे ही शुरू हुई जैसे एक लाडली बेटी, एक स्वस्थ परिवार में एक लाडली बेटी की होती है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी, और मेरे पिता श्री डी एन शर्मा और माँ सुशीला शर्मा का अलग अलग तरह का आग्रह जीवन में रहा। माँ चाहती थी कि बेटी के में समस्त संस्कार हो, जो एक उसको अच्छी एक गृहिणी और अच्छी नागरिक बनाए, और पिता चाहते थे कि बेटी शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़े और शेरनी की तरह जिए। तो मैं उन सौभाग्यशाली बच्चियों में से हूँ जिन पर उनके माता पिता दोनों ने अच्छा खासा काम किया। हाँ। और उनके संदर्भ में मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं एक जी मम्मी और जी पापा वाली बच्ची थी। तो उस चीज ने स्वयं मुझको वो सारी खुशियां और मुकाम दिलवाए, जहां पर पहुंचना किसी भी बच्चे के कोमल मन को बहुत ही आश्वस्त करता है या खुश करता है। हाँ। तो मैं अगर अपनी पढ़ाई से कहूँ तो मेरी पढ़ाई, चूंकि मेरे पिता बिक्री कर अधिकारी थे और अलग अलग स्थान पर पोस्टेड रहते थे, तो कई पड़ावों से गुजरती हुई हाथरस, ललितपुर, फतेहपुर से होती हुई इलाहाबाद में आकर के जब 10th में आए, और उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। हाँ। और फिर पीएचडी तक मैं वहीं की छात्रा रही। तो वो भी अलग अलग तरह के रोमांचक पड़ावों से गुजरी है। अगर आप कुछ कहें तो मैं बताऊं। नहीं, बिल्कुल, हम उन पड़ावों पे आएंगे, उनकी परिचर्चा करेंगे। आपने जिक्र किया, चूंकि आप जिस जिस प्रोफेशन में हैं, बहुत जरूरी है समाज के लिए कि उस जहाँ पे भी है उसके जरिए जो शिक्षा आगे लोगों तक पहुँचती है, बच्चों तक पहुँचती है, वो अच्छे वे पे पहुँचे। लेकिन आपका इस एरिया में, इस दोनों चीज़ों में, एक साहित्य में और अध्यापन में किस तरीके से इंटरेस्ट आया? कि उसका कारण परिवार के लोग थे, आसपास की सराउंडिंग थी, क्या कारण थे उसके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। और हमेशा जो पूछा जाता है वो यही है कि साहित्य में अभिरुचि कैसे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब बीए में हाईएस्ट मार्क्स आए, तब ये हुआ कि मेरे पास एंशिएंट हिस्ट्री, संस्कृत और हिंदी विषय थे, और मैंने फ्रेंच का 2 साल का डिप्लोमा किया था। तो उसके बाद बात ये हुई कि संस्कृत या हिस्ट्री से एमए करो, और मुझे साहित्य से एमए करना था। उसके पीछे आधार उसका ये था कि माँ मेरी कविताएं लिखती थी, और पिता मेरे उन कविताओं को मैं कैसे मंच पर प्रस्तुत करूं और कैसे किसी के सामने बोलूं, क्योंकि उनके दृष्टि में उनकी बेटी शेरनी की प्रारूप थी। तो मेरी माँ की एक कविता थी जिसने जीवन में अलग अलग तरह से मेरी सहायता भी की, और उस कविता को मैंने मंच पर श्री गोपालदास नीरज जी के सामने और सोम ठाकुर के साथ भी सुनाया है। वो परिचय नाम की एक कविता है माता की। सुनना चाहेंगे उस कविता को, अगर आपको अच्छा तो। मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। हाँ। मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, शोषित की हूँ संदेश दूत, शोषण का मापदंड कह लो, वह पीड़ा की विकल दूत। भैरव का तांडव मुझको, भैरव का तांडव मुझको, काली का खप्पर लाल लाल, मैं विशृंखलता का पात्र लिए पीती हूँ मदिरा लाल लाल। मैं शोषित की हूँ चीतकार, मैं शोषित की हूँ चीतकार, पीड़ित मानवता की पुकार। मैं शोषित की हूँ चीतकार, पीड़ित मानवता की पुकार, मैं चमकीले वैभव पर विष की वर्षा सी फुहार। मैं उल्का हूँ नीले नभ की, मैं उल्का हूँ नीले नभ की, बड़वा नल की हूँ वाल, मैं तड़कन गिरती विद्युत किया महामृत्यु की अमरता। तुम सुनो या मत सुनो, तुम सुनो या मत सुनो, मुझको इसकी परवाह नहीं, मैं चिर आशा की विजय चिन्ह, छोटी बातों की चाह नहीं। मैं नहीं निराशा विश्वासी, मेरे सम्मुख खड़ी विजय, ये मेरा छोटा सा परिचय।
एक बहुत माँ ने सुंदर। ये परिचय लिखा और बहुत बेटी शानदार। ने उस परिचय से जितनी खुशियां प्राप्त करी और जितनी जितना प्रेम और स्नेह प्राप्त किया, ये अद्भुत रहा मेरे जीवन में। और शायद ये वो कविता थी जिसने मुझको प्रेरित किया कि मैं भी लिखूं। तो मैंने 10th क्लास से कविताएं लिखना शुरू किया और फिर साहित्य में मन रमा। हाँ। और लोगों के बहुत मना। एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी से एमए को उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये माना जाता है कि हिंदी तो क्या हम बोलते हैं, हाँ हिंदी में बिल्कुल। तो। हम्म। पर एक्चुअली हम्म। साहित्य में, हिंदी साहित्य, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, साहित्य का होना ये आपकी जिंदगी को एक ऐसे पड़ाव पर ले जाता है जिसमें आप इंसान बनते हैं। एक्चुअली साहित्य क्या है? आपकी, मेरी और उसकी बात ही तो बिल्कुल साहित्य है। बिल्कुल। उसके फॉर्मेट अलग अलग है, उसके प्रारूप अलग है प्रस्तुतिकरण के। कविता में हो, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहीं भी हो सकता है। सारा कुछ साहित्य है। तो बस उसमें झुकाव और फिर साहित्य ने मुझको उस दुनिया से मिलवाया जिसमें संसार भर के लोग थे, देश भर के पात्र थे, लड़के थे, लड़कियां थी, समाज था, राजनीति थी, भूगोल था। तो मैं अपनी इस वक्तव्य के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि साहित्य अपनी भूमिका में बहुत विशद होता है। हाँ बिल्कुल। वहां भक्ति भी है, दर्शन भी है, तो राजनीति के दाव पेच भी है और उनका प्रभाव भी है। तो साहित्य की दुनिया में मैं आई और बंगला भाषा में मेरी अभिरुचि थी। तो वो भी एक घटना है। बंगला मैंने स्पेशल पेपर की तरह लिया और फिर मेरी पीएचडी, जो मेरा शोध कार्य है, वो भारतेंदु और बंकिम के पुनर्जागरण के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन है। जिसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें हमारे जो राज्यपाल महोदय थे, पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी, उन्होंने मेरी बहुत सहायता भी की और वो मेरे एग्जामिनर भी थे। तो बस ऐसा लगता है कि जिंदगी में शिद्दत और मन से अपना काम करते चलो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग मिलते जाएंगे और वो आपको ऐसे सहारा दे करके उठा के आगे लिए चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ। बिल्कुल। और शायद हम कल एक परिचर्चा भी कर रहे थे कविशाला में, तो उसमें जो आपने बात बोली कि जिस तरीके से साहित्य और कविता, सड़क का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, व्यक्ति की जिंदगी में उसी तरीके से कविताओं का और साहित्य का होना बहुत जरूरी है। उसको कुछ लाइफ को एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। मैम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक अध्यापिका है, तो आपने पिछले, मुझे लगता है, लगभग 2 से 3 दशक की यात्रा की है जो टीचर। तो आपने क्या चेंजेस देखे दोनों वे पे देखे? अध्यापकों में आपने जब शुरुआत में देखा तब में और अब में, क्या अध्यापकों में कुछ परिवर्तन आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, अध्यापन के तरीके बदल रहे हैं। बच्चों में किस तरीके से चेंज देखा जो ये पूरा टाइम पीरियड है? हाँ, ये बड़ा सामयिक प्रश्न है। असल में मैं अपनी अपनी यात्रा से या इसको आपको बताना चाहूँगी। जब मैं लखनऊ में इस कॉलेज में आई, तो चूंकि देर से एडमिशन स्टार्ट हुए थे, तो 63 बच्चों ने हिंदी विषय लिया। और वो बच्चे थे जो, क्योंकि एडमिशन लेट हुए तो बाकी अच्छे बच्चे बाकी जगह जा चुके थे। किंतु मैंने उस समय ये देखा कि उन बच्चों को हम लोगों ने प्राइवेट ट्यूशन की तरह पढ़ाया। मतलब यहाँ के, मैंने ही नहीं, यहाँ और भी जो टीचर्स थे, जो इतिहास में थे, जो अर्थशास्त्र में थे, हर आदमी ने बच्चों के संग एक आत्मीय तादाद में स्थापित किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बच्चे जो सेकंड डिवीजन वाले बच्चे थे, वो 70%, फर्स्ट डिवीजन तो हुए, मतलब फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन, ये उनका पहले साल का रिजल्ट था। और उन बच्चों को भी ऐसा लगा कि ये टीचर्स तो वैसे नहीं है जो डांटते हैं, भगा देते हैं, तो वो भी हमारे साथ आए। और चूंकि कॉलेज एस्टेब्लिश हो रहा था, तो हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर जमा रहे थे, जिसमें सांस्कृतिक क्लब था, खेल था। तो जिस टीचर की जो अभिरुचि थी, उसने उन बच्चों में वो वाले बीज डाले, वो उन बच्चों को बढ़ाया, उनको एक्सपोजर दिया। तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, तालमेल था बच्चों में और शिक्षकों में। थोड़ा सा जिस
बदलाव की आप बात करते हैं या आप कहते हैं कि आप मैं क्या परिवर्तन देख पाती हूँ, वो ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है हम्म तो थोड़ा बच्चों के लिए खलल जिसको कहते हैं हम लोग हम्म उनके जीवन में, क्योंकि बच्चे हैं ना, हाँ हर नई चीज आकर्षित करती है और जिस चीज में चकाचौंध और चमत्कार हो वो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया में जबरदस्त चकाचौंध और चमत्कार है, तो टीचर्स का फिर एक ये कर्तव्य बना कि बच्चों को ये बताए, चूंकि ऐसी बात नहीं है। हम्म आपको मैं बताना चाहूंगी, आज से 40 वर्ष पूर्व डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक रेडियो वार्ता में कहा था कि ज्ञान का अभूतपूर्व प्रवाह हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। वो ये कहना चाह रहे थे हम्म कि ज्ञान को संगीत साधना की तरह लेना चाहिए, किसी एक चीज को पुख्ता करके। जैसे संगीत में कहा जाता है, जो एक भाषा में भी कहा जाता है, एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए। हम्म संगीत की थ्योरी ये है कि अगर आप एक राग को पक्का कर ले, जैसे 10 ठाट होते हैं, अगर एक ठाट को अगर आप पक्का कर लें तो आप 10 में आपकी गति हो जाएगी। वो कैसे होगी कि आपको कान से सुरों की पहचान पता चल जाएगी कि कौन सा कोमल है, कौन सा मंद्र है, कौन सा तीव्र है। पर एक की साधना में आपको लगना पड़ेगा। अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे जब टीवी आया था तो जब हम लोग चैनल बदलते थे, रिमोट हाथ में आया, तो हम एक दुर्घटना में दुखी होते थे, तब तक एक चित्रहार के हाँ गाने पर खुश रहते थे। हाँ उसके बाद फिर हम लड़ाई देखने लगते थे, हम भावों में स्विच कर रहे होते थे, भाग रहे होते थे। ये तो उस समय का दर्द था, अब उससे भी आगे हो गया। अब सोशल मीडिया लगातार दुनिया भर का समाचार आप तक हाँ पहुंचा रहा है, जो कि आपके पास टिक नहीं रहा। हम्म चतुर्वेदी जी ने इसी दर्द के बारे में कहा था कि टिकाना बहुत जरूरी है। आप बताइए, ये बच्चे कैसे किसी एक चीज पर पूरी तरह से स्थिर रह पाए, क्योंकि समय नहीं, उनको व्यवहारिकता उनको स्थिर नहीं रहने दे रही है। तो ये बच्चों के लेवल पर तो दर्द है, जिसकी जिम्मेदारी उनके घर वालों और उनके माँ बाप तक जाती है कि वो उनसे संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें, बातचीत करने में कंजूसी न करें। वो सोशल मीडिया पर रोए बनिस्पत उनको अपनी माँ और पिता का कंधा मिले और अपने गुरुजनों का एक कोना मिले दिल का, तो उनको बाहर ये सब गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये बहुत बड़ा वो है। और दूसरा रही बात ये कि आप भी जानते होंगे कि शायद तीसरा वर्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत खूबसूरत प्रारूप लेकर के इस देश में आ चुकी है। बहुत अच्छी चीजें हैं उसमें, पर एक ही कमी है। वो कमी ये है कि उस खूबसूरत प्रारूप को चलाने के लिए अभी टीचर पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, और उतने टीचर्स नहीं। तो इस समय उच्च शिक्षा का जो काल है वो थोड़ा डावाडोल वाला काल चल रहा है, जिसमें टीचर ये कहते हुए सुनेंगे कि इससे अच्छा तो हम ईयरली सेशन में पढ़ाया करते थे, सेमेस्टर में हम हर वक्त केवल एग्जाम कराते रहते हैं, असाइनमेंट जांचते रहते हैं। तो ये जो टीचरों का हाल है, तो आप जरा बच्चों के संदर्भ में सोचिए कि वो भी नहीं रुक पा रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? क्वालिटी में फर्क इसलिए भी पड़ रहा है कि अगर बच्चे ज्यादा हैं और टीचर कम है, तो टीचर पर करने वाला लोड बढ़ चुका है, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैंने ढेर सारी बातें एकदम से आपको बता दी, थोड़ा सा आपको टेंशन दे दिया, पर इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये संक्रमण काल है। और हर संक्रमण काल थोड़ा परेशान करने वाला होता है, धीरे धीरे चीजें स्थिर हो जाती हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका मंतव्य बहुत अच्छा है, जिसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, ये अपने बहुत खूबसूरत परिणाम को शायद आने वाले 2-3 साल बाद प्राप्त करेगी। बिल्कुल। और शायद वो बोलते भी हैं कि विज्ञान विनाश का कारण भी होता है और विकास का कारण भी होता है, उससे दोनों चीजें हो सकती हैं। मैम, चूंकि आप एक फिर से वही कि अध्यापन में है, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि आपने शिक्षा नीतियों की बात की जो 2020 में आई, या आपकी पूरी यात्रा में कितना जो भारतीय शिक्षा प्रणालियां हैं परिवर्तन ला पाई हैं स्किल्ड एजुकेशन पे, है ना, जहाँ पे
जो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस कर पाए। अगर किसी भी डिप्लोमा कोर्स में, किसी भी फुल टाइम कोर्स में है, उसको कोई स्किल डेवलप हो पाए साथ में उसके। देखिए, इस संदर्भ में पहले 2 3 4 चीजें हुआ करती थी। बच्चे पढ़ाई करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, कुछ लोग टीचिंग की तरफ जाते थे। अब थोड़ा समय बदला है, बच्चों में ये समझ विकसित हुई है कि हम किसी के नौकर बनने के बजाय हम 2 4 लोगों को नौकरी दें, अर्थात स्वरोजगार। हाँ बिल्कुल। इसकी तरफ बच्चे, और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। हमारे ही कॉलेज की कुछ लड़कियों ने अपने अपने छोटे उद्योग डाले हैं, छोटे छोटे काम करना शुरू किया है, और हम लोग भी उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये हुई है। दूसरा, सरकार के नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कॉलेज अडॉप्ट कर रहा है, जिसको वोकेशनल कोर्सेज में हम लोग ले रहे हैं। तो उसमें अधिकतर ऐसे प्रोग्राम हैं जो रोजगार परक है। जैसे बच्चों को हम लोग CCC कराते हैं, बच्चों को GST टैली सिखा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं उनके रोजगार में काम, मतलब सहायता करेंगे। महिंद्रा की तरफ से हमारे यहाँ फैशन डिजाइनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये ऐसी चीजें अब शिक्षा के साथ सरकार के कारण, चूंकि फॉर्मेट बदला है, चीजें बदली हैं, ये महाविद्यालयों में लाई गई है, जिससे अब मैंने अभी आपसे कहा ना कि इन सब का परिणाम हमको 2 3 साल बाद दिखेगा। अभी तो हम लोग उस तैयारी में लगे। अच्छा, दूसरा कॉर्पोरेट्स आते हैं आपके कैंपस में? आते हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं? हाँ, प्लेसमेंट्स होते हैं। अभी ये तो मैं नहीं कहूंगी कि अभी बहुत अच्छा रेशियो है, पर हाँ, बच्चे जा रहे हैं। तो लोग आते भी हैं, कुछ लोग इस बच्चों का डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, कुछ एग्जाम के माध्यम से लेते हैं। तो इस हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, पर अच्छा आगाज है, जो कि हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और बिल्कुल। और मुझे लगता है कि थोड़ा कॉर्पोरेट को भी फोकस करना चाहिए। वो जितने टेक कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस जाते हैं, बाकी जितनी भी आर्टिस्टिक और इस तरीके की हायरिंग्स होती हैं वो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। बट कॉलेज कैंपसेस में आई थिंक उनको अपनी प्रायोरिटी बढ़ानी चाहिए और कैंपस विजिट करने चाहिए। मुझे लखनऊ में तो आते हैं, बट जैसे मैं हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पे कोई कैंपस नहीं आता कभी भी। तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि वो बच्चे भी वही डिप्लोमा या वही डिग्री कर रहे हैं, वो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैंपसेस में कॉर्पोरेट्स को जाना चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा लखनऊ का होने का भी फायदा है, और थोड़ा हम लोग प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। हम अपनी तरफ से, जैसे हमको IIC में हमारे कॉलेज को लेक्चर के लिए उत्तर प्रदेश के नॉन टेक्निकल IIC से जो स्कॉलरशिप मिलती है, या क्या उसको कहते हैं, जो थोड़ा सा अमाउंट मिलता है कुछ लेक्चर वगैरह कराने के लिए, तो हमारा कॉलेज उत्तर प्रदेश के उन 2 कॉलेज में से एक कॉलेज है जो नॉन टेक्निकल है। तो वो इस वजह से है क्योंकि कॉलेज के टीचर्स लगातार इस दिशा में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं कि जिससे कि बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा हो। क्योंकि शिक्षा अगर परिणाम तक न ले जाए, बिल्कुल, एक मूल उद्देश्य तो है कि एक अच्छा इंसान बनाए, जागरूक इंसान बनाए, किंतु परिणाम तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। जिसके लिए बच्चे, अगर कोई कॉमर्स में पढ़ रहा है, कोई साइंस में पढ़ रहा है, तो सबको एक सुंदर भविष्य के लिए एक जीविका तो चाहिए। तो हम लोग भी अपनी तरफ से इतना हो सकता है कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं शायद आपसे पूछने वाला था भी कि अच्छी शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आखिर में शायद आपने वो इसमें कवर कर दिया। ये कलरव क्या है? ये कलरव, देखिए मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये कलरव ये है, दो पुस्तकें हैं। एक्चुअली मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बच्चों को देना शुरू किया, तो आप इतना समझ लीजिए कि कोई बच्चे इतने कमाल के होते हैं। एक तो हमारी निरंतर एक टीचर की ग्रोथ बच्चों के संग लगातार होती है। अगर टीचर बच्चों से नहीं जुड़ा है तो इतना समझ लीजिए कि उसकी उन्नति का दरवाजा बंद। हमको एक क्लास में अगर हमारे 100 बच्चे हैं और 2 बच्चे हमसे अगर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हम उन 2 बच्चों के लिए नई तैयारी के साथ जा रहे हैं। और अगर क्लास में हमारे कोई हताश बच्चा है और अगर हम उसकी शक्ल देख करके पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तो वो हमसे जुड़ रहा है।
उसको लग रहा है कि इन्होंने भागा दौड़ी में ये हमसे पूछ लिया। फिर अगर पूछने के बाद भी अगर आपने उससे तीसरे दिन भी पूछा या कुछ थोड़ा सा आगे और सहायता की या पढ़ाने में की या उसको हाँ अलग से पढ़ाया, तो आपको मैं सच बताऊं, बच्चे उड़ेल के रख देते हैं। हाँ तो मेरी जीवन यात्रा में मेरे छात्रों ने जो मेरे प्रति स्नेह उड़ेला है, तो ये कलरव का प्रथम और ये द्वितीय, ओके हाँ ये दोनों संस्करण, ये हाँ सब बच्चों के ही लिखी हुई कविताएं, हाँ उनके दिए हुए कार्ड्स, उनके लिखे हुए संस्मरण जो मुझको उन्होंने दिया है, ओके हाँ वो ये सब है। राज्यपाल हमारे यहाँ जब 6 फरवरी 20 में आई थी प्रतिभा सम्मान समारोह में, तो उन्होंने ये सब मेरे पास एक अटैची में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे एक बात कही कि आप लोग तो बहुत पढ़ते लिखते हैं और किंतु आप ऐसा करें कि आपके बच्चे भी कवि बने, आपके बच्चे भी लेखक बने। हाँ बस उनका ये सेंटेंस था, तो मैंने सोचा कि मैं तो अपने बच्चों को ये बना ही रही हूँ। और आपको मैं बताऊं, इस पुस्तक में 3 बच्चियां ऐसी हैं जो मंच पर बहुत अच्छा नाम कमा चुकी हैं, ओके जिनकी पुस्तकें आने वाली हैं, जिन्होंने पहली कविता अपने टीचर के प्रेम में लिखी और उसके बाद कई कई लिखी। अब तो हाँ वो टीचर उनके उनसे काफी पीछे है, हाँ तो बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। हाँ इसमें एक लड़की है, उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, उसके ढेर सारे कार्ड्स हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, बेचती है। हाँ तो इस तरह से ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अनुराधा तिवारी को मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मैं अमर हो गई इनके माध्यम से। जी बिल्कुल और अच्छा ये कम से कम बच्चे अपने मन में मुझको रखे हुए हैं, हम्म, अपने बच्चों को बताते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि हम इनसे पढ़े, हम इनके जैसा बने। और फिर मैं आप देखिए, इसका विमोचन मैडम ने किया था, अरे वाह राज्यपाल मैडम ने। मैंने उनको ये बताया कि आपके आदेश के कारण इसको हमने बनाया और इसको ऐसे निकाला, हाँ और उसके बाद फिर कुछ और जो मिला वो उसमें भी है साथ में। हाँ तो इस प्रकार से ये 2 अंक है हाँ कलरव के। ओके कलरव के नाम रखने के पीछे भी उद्देश्य यही है, चिड़िया चहचहाती है, ये हम गर्ल्स कॉलेज में रहे हैं, हाँ तो वो जो चू चू करके बोलती है, वो कहती है, तो जो उनका शोर है, वो शोर उनकी कविताओं में है इस पुस्तक में, इसलिए इसका नाम कलरव। बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारी कविशाला में भी एक किताब है, शायद प्रतिमा सिंह है, वो यूएस रहती है, उनकी एक किताब है कलरव, कविता सम्मेलन का संकलन है उनका। अच्छा अच्छा। उसमें इसी इसी तरह यही कहानी है उनके पीछे की, जो एक लड़की की आवाज है या फिर एक एक किसी आवाज किसी की भी हो सकती है, वो पहुंचने एक बृहद ऑडियंस तक पहुंचनी जरूरी है। जैसे चिड़िया चहचहाती रहती है, उसको बहुत लोग सुन पाते हैं, तो उनकी किताब कलरव है। ये बहुत अच्छा संकलन है ये, और वो कहानियां, मतलब बच्चे चले जाएं बट वो कहानियां बच्चों, हाँ, को स्कूल में रहना, कॉलेज में रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज है, आपने जो आपने ट्रांसलेशन का बात किया, या फिर आपने मुझे अभी डिस्कशन में बात चल रही थी कि आपने फ्रेंच भी शायद आपको आती है, जी 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 और आप लोगों को बांग्ला आती है, जी जी। आपने आपको हिंदी इंग्लिश उर्दू ऑफकोर्स आती है। इतनी जो भाषाएं हैं, इनका समन्वयन कैसे बनाते हैं आप, किस तरीके से एक साथ लेके चलते हैं? और अगर इन तीनों के, इन जितनी भी भाषाएं आपको आती हैं, उनके साहित्य की बात करें, उनका साहित्य आप किस तरीके से देखते हैं, उन भाषाओं का? हाँ, देखिए, बंगला की को सीखने के पीछे जो बंगला का अनुदित साहित्य है, इस देश के बच्चे जो, जिनका थोड़ा सा भी साहित्यिक रुझान है, वो जब बड़े होते हैं तो वो प्रेमचंद और शरत चंद्र, इन दोनों को पढ़ते हैं। हाँ और प्रेमचंद के यहाँ सामाजिक चित्रण और उनकी शैली में सरलता बहुत है, और सामाजिक उतार चढ़ाव, ये सारी बातें हैं। पर शरत के यहाँ एक अलग सा सम्मोहन है जो उनकी नारी पात्रों के माध्यम से पैदा होता है, और वो आपके दिमाग को परेशान करता है थोड़ा सा। आप बेचैन हो जाते हैं उनके पात्रों के साथ मिलकर के। तो हमने अपनी शुरुआत में शरद के जो उपन्यास पढ़े और उनके उपन्यासों के दुख में दुखी हुए, उनकी नायिकाओं के साथ रोए, तो लगा कि जहाँ ऐसी नायिकाएं हैं वहां के लोग और कैसे होंगे। फिर विमल मित्र आ जाते हैं साथ में रहस्य रोमांच लेकर के, तो ये सब करते करते मन कर गया। दूसरा, हिंदी साहित्य में हमारे यहाँ का जो सबसे स्वर्ण काल कहा जाता है आधुनिक काल में, वो छायावाद कहा जाता है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंत और जयशंकर प्रसाद आते हैं। और
निराला कलकत्ता से अपनी साहित्य साधना शुरू करते हैं, उद्दंड मार्तंड में लिखा करते थे, वहां से आते हैं, बनारस में रुकते हैं। जयशंकर प्रसाद बनारस में थे जहाँ बहुत सारे बंगाली हैं, बस महादेवी जी थोड़ी सी दूर थी। पर प्रसाद और निराला पर बंग का वासियों का बहुत जबरदस्त प्रभाव था। तो इनको पढ़ते पढ़ते और बंगला की तरफ झुकाव हुआ। तो फिर ये हुआ कि बंगला सीखी जाए, तो फिर बंगला सीखी गई। जिनसे बंगला सीखने का उपक्रम चालू हुआ वो फ्रेंच पढ़ाते थे। अच्छा। तो उन्होंने ये बताया कि देखो फ्रेंच में शब्दों का उच्चारण बंगालियों की तरह बड़ा इजी है। वो जैसे मुंह में रसगुल्ला रख के गोल मुंह करके बोलते हैं वैसे। तो लगा अच्छा ये ऐसा है। फ्रेंच पढ़ ली, क्योंकि फ्रेंच के भी जो साहित्यकार हैं उनके भी उसी रहस्य और रोमांच ने प्रभावित किया साहित्य के। तो फ्रेंच सीख ली 2 साल। उसके बाद बंगला तो जिंदगी में बहुत आगे तक आ गए, क्योंकि जो शोध कार्य किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और बंकिम के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन इस पर किया। और बंकिम का जो साहित्य अनुवादित नहीं था, कम से कम 350 पौने 400 पन्ने का पहले साहित्य का अनुवाद किया और फिर अपनी रिसर्च शोध कार्य को आगे बढ़ाया। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने शायद पता नहीं बताया कि नहीं, शास्त्री जी ने मेरी हमारी बहुत हेल्प की और समय जरूर लगा पर बहुत अद्भुत कार्य पूरा हो चुका है। और एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको, बंगालियों ने बड़ी हेल्प की। इस कोने में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कलकत्ता, बंगाली को किसी को पता चला कि मैं उनके यहाँ का ये काम कर रही हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शायद हिंदी सीखने वालों के लिए हम लोग इतने उद्धत होकर कभी मेहनत नहीं करते हैं जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी। यहाँ पर एक साड़ी वाले की दुकान है, वो एक बार एक इतना बड़ा बैग 50 किताबें कलकत्ता से लेकर के आया। तो ये सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। और ये मैंने जो आपसे शुरुआत में बात कही थी कि बस समर्पण और शिद्दत के संग कार्य करिए ना, लोग भी मिलते जाते हैं, काम भी होते जाते हैं और यश तो उसके संग आपको मिल ही जाता है। बाद में संतोष आपके पास आ ही जाता है। कम से कम आज के दिन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो इतनी यात्रा थी ये साहित्य में लोटती पलोटती बहुत समृद्ध और उच्च रही। अच्छा, आपने बताया कि आपने बंकिम चंद्र और भारतेंदु का एक उनका जो साहित्य है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। आपने दोनों की जिंदगी से अगर उस जर्नी के दौरान जब आप इस पे कार्य कर रहे थे, जो दोनों बड़े साहित्यकार हैं और दोनों व्यक्तित्वों से हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, आपकी क्या लर्निंग्स थी अगर दोनों की बात करें तो? बहुत कमाल की। आपको मैं बताऊं, बंकिम बेफिक्री भारतेंदु में कमाल की थी। भारतेंदु ने कई विधाओं में लिखा, साहित्य में तरीके होते हैं ना लिखने के, और भारतेंदु उस घराने से आते थे जो अंग्रेजों को भी कर्जा देते थे। उस अमीर घराने के आदमी थे और वो एक जगह कहते भी हैं, धन को लेकर के इतने बेफिक्र थे कि वो ये कहते थे कि जिस धन ने मेरे पुरखों को खाया मैं उसको खाऊंगा। मतलब अगर कोई बच्चा खेल रहा है, उनके घर आया उनके मित्र का बच्चा और सोने का वो तांबुल दान है, पानदान, तो उसको दे दिया, चले जाओ तुम्हें अच्छा लगा है। ये इस तरह वाले लोग थे। और व्यक्तिगत जीवन में भारतेंदु बहुत क्रांतिकारी थे। उनकी अपनी एक पत्नी थी, पत्नी के अलावा उनकी 2 प्रेमिकाएं थी और प्रेमिकाएं आज के समय वाली प्रेमिकाओं की तरह प्रेमिकाएं नहीं थी। एक दायित्व की तरह उन्होंने उनको अपने जीवन में स्थान दिया और बहुत ईमानदारी से अपने साहित्य में स्वीकारा। अपने छोटे भाई से उनका एक वक्तव्य है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी के संग हमारा मन उतना नहीं रमा और ये 2 हैं, इनकी जिम्मेदारी बाद में मेरी बात तुमको भी वहन करनी है। तो पत्नी के संग रहे, पत्नी के संग भी और अलग अलग कारणों से जिनके संग उनका मन, ये क्रांतिकारिता थी। आप देश किस काल की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आज का समय नहीं था। इसी के साथ बंकिम चंद्र चटर्जी के संदर्भ में कहें तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो परिवार था वो डिप्टी मजिस्ट्रेट्स का परिवार था। उनके पिताजी, उनके भाई डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, वो स्वयं थे और एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ प्रभूत मात्रा में जो उन्होंने धर्म, दर्शन और उपन्यास लिखे हैं,
ये तो कुछ दैवी ही कृपा हो सकती है। दोनों लोगों ने, हाँ एक और दोनों की समानता है, दोनों लोगों ने पत्रिकाएं निकाली, हाँ मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में हाथ आजमाया। दोनों लोगों ने स्त्रियों के लिए कार्य किया। दोनों लोग, उनकी बंग दर्शन निकलती थी पत्रिकाएं, इनकी भारतेंदु चंद्रिका निकलती थी। और दोनों लोगों ने भाषा के उन्नयन के लिए काम किया। हम्म भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व ब्रजभाषा थी लिखने पढ़ने में। भारतेंदु ने खड़ी बोली हिंदी को कविता के क्षेत्र में स्थापित किया। हम्म और बंग दर्शन के लिए कहा जाता है कि बंग दर्शन से लोगों ने बंगला लिखना सीखा। हम्म तो भाषा की उन्नति के क्षेत्र में दोनों पुरोधा थे। बिल्कुल। इसीलिए दोनों की बहुत सारी चीजें इतनी मिलती थी, हाँ इसीलिए इनके तुलनात्मक अध्ययन को हाँ विषय के तौर पर लिया। हाँ हाँ नहीं, बहुत जरूरी है। जिन लोगों को नहीं पता जानकारी होंगी तो कुछ कुछ एक जानकारियाँ पहुंची उन तक। मैम, चूंकि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आई थिंक ये गर्ल्स कॉलेज है केवल ना। जी। एक टर्म बहुत चलता है देश में, फेमिनिज्म। आपकी क्या परिभाषा, आप क्या क्या कैसे समझाते हैं आप? फेमिनिज्म में अब इस संदर्भ में देखिए, अगर हम स्त्रियों के लिए, हम्म स्त्रियों की उन्नति और अधिकारों के लिए कोई बात करते हैं, तो मेरे को हमेशा से एक बात लगती है कि स्त्रियों के प्रति अधिकारों को देने में इस देश ने हमेशा पहल की। हम्म ठीक है, समय का चक्र है कि कभी कभी कुछ सामाजिक विक्षोभ के कारण, विक्षोभ मतलब मेरा कहना यह है कि कभी कभी सामाजिकता में ऐसी चीजें, ऐसी रूढ़ियां हावी हो जाती हैं कि एक वर्ग थोड़ा पीछे हो जाता है या कष्ट में हो जाता है। ऐसा भी हुआ है, किंतु अलग अलग काल में इस तरह के लोग आए हैं, समाज सुधारक आए हैं, जिन्होंने इसको दूर भी किया है। हम्म वर्तमान काल में और धीरे धीरे समय के अनुसार स्त्रियों की इस देश में निरंतर स्थिति अच्छी हुई है, सुधरी, हम्म सशक्त हुई हैं स्त्रियां। अब अगर मैं बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ जाऊं तो उनकी कुछ शारीरिक असुरक्षा को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया हाँ था, जिसको हर कॉलेज पे चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि स्त्रियों को, वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, किंतु वो और समर्थ कैसे बने, हम्म अपनी शारीरिक क्षमताओं को और कैसे बढ़ाएं। तो इन सब के लिए भी कॉलेजेस ने, हर कॉलेज ने तकरीबन काम किया और बच्चों को बताया। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत बृहद है। बस बच्चे एक बात जाने, बच्चियां, कि बाहर जो कुछ बिखरा पड़ा हुआ है हम्म उसको सही तरीके से लेने के लिए पहले स्वयं सही गलत की पहचान करें हम्म और खुद जागरूक हों। हम्म कभी भी भीड़ का तंत्र न बने और बिना बात को न चिल्लाए कि हमारा दमन या शोषण हो रहा है। हाँ ऐसा नहीं है। हम्म अब ये कभी जीवन में आगे बात हुई तो मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ठीक है, एक वर्ग ज्यादा हावी है, पर ऐसा नहीं है कि स्त्रियां भी इसमें पीछे हैं। हम्म मौका पड़ने पर वो भी उन पर हावी हो जाती है। हम्म तो लड़कियों से, छात्राओं से, बच्चियों से मेरा एक ही आग्रह है कि जागरूक रहें, सचेत रहें, सही गलत की पहचान करें हम्म और अपने अधिकारों को का दुरुपयोग न करें। मैम, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य से और कविताओं से भी आपका अलग कनेक्ट है। अगर हम बात करें डेली लाइफ की या फिर हर इंसान की, तो हर इंसान के लिए और हर इंसान की डेली लाइफ में साहित्य, कविताएं कितनी इम्पोर्टेंट है? मतलब आपकी जर्नी, आपके लर्निंग हिसाब से, और कविता क्या है आपके लिए साथ में? हाँ, कविता, कविता क्या है, ये तो साहित्य का ही एक सवाल है और लोगों ने अपने अपने तरीके से खूब गजब व्याख्यायित किया भी हाँ है। इसको हम लोग साहित्यिक भाषा में कविता की परिभाषा या कविता क्या है, हाँ शुक्ल जी का तो एक बहुत बड़ा निबंध ही है इस पर। पर मैं सरल शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि अ, जब आपके अंदर कुछ फूटना चाहता है, जब आपके अंदर कुछ भर जाता है, चाहे वो दुख में हो, हाँ चाहे वो आह में हो, वाह कितना सुंदर है, मतलब प्रशंसा करने में हो, हाँ
चाहे वो अ, ओज में हो, ललकार में हो, तो ये सारे भाव जब शब्दों में बंधकर फूटते हैं हम्म तो वो कविता होती है। हम्म और कविता की खासियत ये है कि जो लिखना जानते हैं या जो अपने आप को इस तरह से निकालते हैं, तो उनके संग समस्या ये है कि अगर वो किसी भाव विशेष में दबते हैं, जब मान लीजिए किसी दुख वाली घटना में दबे, हम्म तो वो जब तक लिख नहीं लेते हैं तब तक वो चैन से हाँ, नहीं होते। तो कविता आपको चैन भी देती है अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य है। हम्म तो कविता वो है जो आपके भावों को एक खूबसूरत कलेवर में व्यक्त करती है। हम्म हम्म तो ये तो है कविता। और आपके रोजमर्रा के जीवन में वही है कि कविता शक्ति देती है। और शिक्षकों के लिए तो बहुत काम आती है कविता। हमको जब ललकारना होता है हम 2 लाइन सुनाते हैं, हाँ हमको जब डांटना होता है तो हम पढ़ने सिखाने वाली 2 लाइन सुनाते हैं, हमको कुछ अच्छा लगता है तो हम उसकी 2 लाइन सुनाते हैं। हाँ मतलब तो वो जो है, तो थोड़ा सा जो एक प्रस्तुतिकरण है उसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं कि जो मन में रह जाता है। हाँ। तो कविता आपके एक के मन को दूसरे के मन में रखने का काम भी करती है। अच्छा, हम कविशाला पे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कविताएं लिखते हैं? हाँ जी, लिखती हूँ। हम सुनना चाहेंगे कुछ आपकी कविताएं। अच्छा, मैं एक देखिए, एक बार ऐसे बैठे बैठे हाँ। किसी को मैं बता रही थी कि देखो, एक शब्द को कई तरीके से बता सकते हैं। जिसको तुम पत्ता कहते हो, जब ओके। वो शुरू में होता है तब हम उसको पल्लव कहते हैं। हाँ जब उसमें गुलाबी गुलाबी रंग होता है, हाँ हल्का सा शिराएं होती हैं, तो जब वो पल्लव थोड़ा बड़ा होता है, जब पत्ता वो तब होता है जब वो काही कलर का मजबूत हो जाता है। हम्म तो ऐसे ही ध्यान में आया कि एक पत्ते का आना और एक जीवन का आना और जाना कितना मिलता है। हम्म जिंदगी कैसी है, ऐसे ही तो है कि जैसे छोटी सी गुलाबी सी सपनों के संग आती है, और फिर वो उस हरे पत्ते की तरह, जो हम्म एक मजबूत काही रंग का पत्ता है जो आंधी में भी डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसकी तरह रहती है। फिर कभी एक काल विशेष में समय आता है तो वो सूखता है, झरता है। जिंदगी भी हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सारे लोग तो अपना जीवन पूरा नहीं प्राप्त करते हैं ना। हाँ तो कुछ पल्लव की स्थिति में नहीं रहते हैं, बहुत ही कम पत्तों तक पहुंच पाते हैं, और पत्तों पे भी वो कितने डटे रहते हैं। तो उसी को लेकर के एक मेरी कविता है, आप कहें तो मैं सुनाऊं जी, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आ, जीवन है कविता का नाम। पत्तों का गिरना, उड़ना, पड़ना हाँ जीवन की जड़ों को एक राह दिखाता है कि कोई आता है, कोई जा हाँ रहा है ना, कहने को तो जाता है। जिंदगी ऐसी है ना, जब कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। हम अबोध आंखों से जीवन समंदर देख भरमाते हैं, तब तब तारे टूट जमी पर आते हैं, देखो वो हमें समझाते हैं। हम्म तुम लौ को जगाए रखना, तुम लौ को जगाए रखना, तुम लगन बनाए रखना, पैरों को जमीन पर रख कर फलक को उठाए रखना। हम्म पैर जमीन से कभी उड़ना नहीं, धरातल पर पैर हमेशा होने चाहिए। तो तुम लगन बनाए रखना, पैरों को जमीन पर रखकर फलक को उठाए रखना, कि हर शाख पे कोई पत्ता है, हर बात में कोई सत्ता है। सत्ता के समंदर में बातों की जो आंधी है, पत्तों ही नहीं, शाखों को नहीं, पेड़ों को उड़ाकर वो हवा, आंधी, पानी, धूल, मिट्टी, गगन, धरा, आग, अगन, ताप, तपन सबको मिटा देती है, कहने को हवा देती। हम्म हवा के उस खटोलों पर कितनों का है आना जाना, पत्तों का बहाना है जीवन यूं ही बिताना। बहुत शानदार। तो तो बस, जिंदगी की कहानी है, बहुत हाँ, शानदार। बस हाँ जिंदगी ऐसी ही तो है ना। जी बिल्कुल। कितना भरमाते हैं, कभी तड़पते हैं, कभी जलते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, उड़ते हम्म हैं, रुकते हैं। बस जिंदगी की बात। बहुत शानदार। मैम, आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हो गए और अच्छी बातचीत हुई। जी, जो लोग भी देखेंगे इस बातचीत को, हमारा प्रयास है कि इसको देखकर कुछ सीखने का प्रयास करें, कुछ पॉजिटिव सीखने का प्रयास करें, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। जी। साहित्य के लिए दो जयशंकर प्रसाद की हाँ पंक्तियां व्यक्त करते हुए कि तुम्हें समर्पित वस्तुत्व दी है, छीन लो छीन, ममत्व मदी है, जो इस संसार में मुझे मिला साहित्य से,
जिनके कारण भी मिला, उनके प्रति मैं उसको समर्पित करती हूँ। ईश्वर ने जो दिया उसका उसको मैं समर्पित कर पाऊँ, ये बहुत बहुत आभार। और साहित्य की ये ताकत लोगों के मन को सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद।